हेलो। नमस्कार साथियों। ਆਪਾਂ बात कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था की। और पंचायती राज व्यवस्था में आप बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़ चुके हैं। और बलवंत राय मेहता समिति हमने देखा था कि तत्कालीन जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो 1952 के अंदर कौन सा कार्यक्रम चलाते हैं? 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाते हैं। और यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। उसके बाद अपन ने देखा था कि यह जो सफल नहीं हुआ, उसके बाद में कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और यह बलवंत राय मेहता समिति यानी इसका गठन क्यों किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो असफल हो गया था, और इसकी असफलता की जांच करने के लिए ही बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता स्वयं बलवंत राय मेहता के द्वारा ही की गई थी। क्या? स्वयं बलवंत राय मेहता के द्वारा ही की गई थी। उसका जिक्र हम कर चुके थे। और इसी कड़ी में अब अपन बात करते हैं अशोक मेहता समिति की। कौन सी समिति की? अशोक मेहता समिति के। और उस टाइम यानी जब अपन बात कर रहे थे गांधी जी की, तो गांधी जी ने स्वराज राज्य की अवधारणा जो दी थी, और गांधी जी की जो पुस्तक दी द पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, उसके अंदर यानी गांधी जी की जो स्वराज अवधारणा दी गई थी, यानी कि पंचायती राज का गठन करने के लिए। और पंचायती राज का गठन यानी गांधी जी संवैधानिक मतलब यानी संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। गांधी जी संविधान सभा का सदस्य नहीं होने के कारण यानी जो दशा 1960 व 70 के बीच में देखने को मिली पंचायती राज की दशा, वो नहीं होती अगर गांधी जी संविधान सभा का गठन यानी संविधान लागू होने तक अगर जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी यह मानते थे कि अगर भारत का विकास करना है तो सबसे पहले गांव का विकास करना होगा। क्या? अगर भारत का विकास करना चाहते हो तो सबसे पहले अपन क्या विकास करांगा? गांव को विकास करांगा, क्योंकि भारत की आत्मा है वो गांव में निवास करे। यह कौन कहता? यह कहता गांधी जी। तो गांधी जी यानी यह बात कहते थे। और गांधी जी की फेमस पुस्तक द पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, उसके अंदर ग्राम स्वराज का उल्लेख भी किया गया था। और सागरवर्तीयता का सिद्धांत यानी जिस तरह सागर में पत्थर डालते हैं, कंकड़ पत्थर जो भी डालते हैं तो उसकी लहरें हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं, उसी प्रकार पंचायती राज का विकेंद्रीकरण हो जाना चाहिए, यानी शक्तियों का बंटवारा हो जाना चाहिए। यह मनसा किसकी थी? गांधी जी की थी। तो उसी कड़ी में हम बात करते हैं। यानी हमने कल देखा था कि 1960 से लेकर लगभग स्वतंत्र तक का काल पंचायती राज का संकट काल माना जाता है। पंचायती राज में संकट काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान ना ही तो पंचायती राज के जो चुनाव है वो समय पे हुए। अगर किसी सरकार ने करवाए, एक बार करवा दिया, दो बार करवा दिया, फिर तीसरी बार नहीं करवाए, कहीं तो करवाए नहीं गए, यानी समयबद्ध तरीके से चुनाव नहीं हो पाए पंचायती राज के। इसलिए 1960 से लेकर स्वतंत्र तक के काल को पंचायती राज का संकट काल माना जाता है। क्या? पंचायती राज का संकट काल माना जाता है। और उसके बाद यानी 1978 में फिर गैर कांग्रेसी सरकार आती है मोरारजी देसाई की। किसकी सरकार आती है? 1978 में गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। और इस मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनती है। और फिर कौन सी समिति का गठन किया जाता है? अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है। और यह अशोक मेहता समिति क्या कहती है कि पंचायत का जो ढांचा है, पंचायत स्तरीय ढांचा है, वो द्विस्तरीय होना चाहिए। यानी बलवंत राय मेहता समिति ने तो 3 स्तर बताए थे। 3 स्तर में एक जिला स्तर, और दूसरा मंडल स्तर, और तीसरा ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, मंडल स्तर पे यानी पंचायत समितियां, और जिला में जिला परिषद। इन 3
स्तरीय ढांचे की व्यवस्था कौन सी समिति की सिफारिश थी? बलवंत राय मेहता समिति की। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय ढांचे की सिफारिश की, तो वो द्विस्तरीय यानी ग्राम स्तरीय ढांचे का विकास है वो अशोक मेहता समिति नहीं करती। तो अशोक मेहता समिति ने सिर्फ और सिर्फ द्विस्तरीय ढांचा बताया था, और वो ढांचा कौन सा, यानी जिला स्तरीय और दूसरा मंडल स्तरीय। यह बात कौन सी समिति के द्वारा की गई थी? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। और SC/ST को आरक्षण यानी जो पंचायती राज में चुनाव होते हैं उसमें SC/ST को आरक्षण देने की बात भी कौन सी समिति के द्वारा की गई थी? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा ही की गई थी। कौन सी समिति के द्वारा? अशोक मेहता समिति के द्वारा ही की गई थी। और पंचायती राज की स्थापना फिर यानी लगभग इसी समिति के सिफारिश पे होती है। और फिर कर्नाटक सर्वप्रथम चुनाव होते हैं वो कहाँ होते हैं? पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में। कर्नाटक कौन सा नाटक है? कर्नाटक। तो चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में। यह थी अशोक मेहता समिति। अब अपन बात करते हैं उसके बाद में फिर कौन सी समिति आती है? फिर समिति आती है GV.K. राव समिति। क्यों? क्योंकि फिर सरकार बनती है किसकी? राजीव गांधी जी की सरकार बनती है। और राजीव गांधी जी गरीबी उन्मूलन या उत्थान करने के लिए कौन सी समिति का गठन करते हैं? GV.K. राव समिति का गठन करते हैं। कौन सी समिति का? GV.K. राव समिति का गठन किया जाता है। और यह समिति क्या कहती है? यह समिति बात करती है कि जो पंचायती राज का ढांचा है वो कितने स्तरीय होना चाहिए? पंचायती राज का ढांचा है वो 4 स्तरीय होना चाहिए। उसमें कौन सा स्तर? राज्य स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर और ग्राम स्तर। इन 4 स्तरों की बात कौन सी समिति के द्वारा की जाती है? तो GV.K. राव समिति के द्वारा की जाती है। और जिला आयुक्त विकास पद का सृजन भी कौन सी समिति सिफारिश करती है? GV.K. राव समिति सिफारिश करती है। और यह समिति राजीव गांधी जी की सरकार में बनाई जाती है। अब अपन बात करते हैं उसके बाद एक समिति आती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति यानी ये जोधपुर के जाने माने कानूनविद अधिकारी थे। कौन? लक्ष्मीमल सिंघवी। और इन्होंने ही सबसे पहले लोकपाल शब्द का उल्लेख किया था। कौन से शब्द का? लोकपाल शब्द का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम? तो वो थे लक्ष्मीमल सिंघवी। और वो लक्ष्मीमल सिंघवी जोधपुर के कानूनविद अधिकारी थे। क्या थे? कानूनविद अधिकारी थे। और उन्होंने ही जो ग्रामीण और नगरीय स्वशासन है उसमें संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। कौन सी समिति ने? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। और यह लक्ष्मीमल सिंघवी समिति फिर इसके द्वारा कौन सा संविधान संशोधन लाया जाता है? तो 64वां व 65वां। 64वां व 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। वो भी किसकी सरकार में? राजीव गांधी जी की सरकार में। और राजीव गांधी जी की सरकार यानी 64वां व 65वां विधेयक पारित करती है, लोकसभा में पारित हो जाता है। और उसके बाद कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा में पास होता उससे पहले लोकसभा भंग हो गई, क्योंकि कार्यकाल क्या हो चुका था? पूर्ण हो चुका था। लोकसभा में पारित हुआ विधेयक राज्यसभा में गया, उससे पहले लोकसभा भंग हो गई। इसका मतलब वह विधेयक भी समाप्त हो गया। क्या? यह विधेयक भी समाप्त हो गया। जब अपन संविधान संशोधन पढ़ रहे थे उसमें मैंने डिटेल से वहां पे चर्चा की थी। और उसके बाद यानी अगर राज्यसभा में कोई विधेयक पारित हो गया और उससे पहले अगर की लोकसभा भंग हो गई, इसका मतलब वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो 64वां व 65वां विधेयक, 64वां पंचायती राज से संबंधित और यह जो 65वां है वो नगरीय स्वशासन से संबंधित विधेयक यह रखा जाता है लोकसभा में। लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में जाता, उससे पहले लोकसभा भंग हो गई तो वह विधेयक भी समाप्त हो गया। और यह किसकी सरकार में हुआ? राजीव गांधी जी की सरकार में हुआ।
किसकी सरकार में? राजीव गांधी जी की सरकार में हुआ। फिर क्या होता है, यानी 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है, क्योंकि 1990 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और अविश्वास के कारण वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। फिर 1991 में पीएम कौन बनते हैं? नरसिम्हा राव पीएम बनते हैं। इनकी सरकार में नाथूराम मिर्दा समिति का गठन किया जाता है। तो नाथूराम कौन सी समिति? नाथूराम मिर्दा समिति। और यह समिति बनती है 16 सितंबर 1992 को। और यह समिति क्या करती है, यानी इसकी समीक्षा करती है। किसकी? GV.K. राव समिति की समीक्षा करती है। और इस समिति में समीक्षा करने पर यह पता चलता है कि जो 64वां व 65वां विधेयक है वो पूर्ण रूप से क्या है? संवैधानिक है। यानी पूर्ण रूप से क्या है? संवैधानिक है। यानी इसमें लिखी गई बात क्या है? पूर्णतः लागू करने योग्य है। तो फिर नाथूराम मिर्दा समिति के द्वारा यानी कौन सा विधेयक लाया जाता है? इसकी जगह फिर 73वां व 74वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में। कौन सा विधेयक लेके आते हैं? 73वां व 74वां। कौन सी समिति? नाथूराम मिर्दा समिति। और किसकी सरकार में? नरसिम्हा राव की सरकार में। फिर यह विधेयक पारित होता है। यह विधेयक कब? यानी 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित होता है और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित होता है। उसके बाद 20 अप्रैल 1993 को, कब है? 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होकर यानी यह विधेयक का वो संवैधानिक विधेयक बन जाता है। और फिर 73वां व 74वां संविधान संशोधन लागू हो जाता है। कब? 93 में। उसके बाद यानी राजस्थान में एक अधिनियम आता है, राजस्थानी पंचायत राज अधिनियम 1994 का। और इस अधिनियम के तहत ही राजस्थान में पंचायती राज जो संवैधानिक दर्जा है वो लागू हो जाता है। कहाँ? राजस्थान के अंदर। अब आप कहोगे कि आपने कल बताया था कि राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है, लेकिन यानी काम तो यह सारा का सारा मिर्दा समिति के द्वारा किया गया था, लेकिन किसके काल में? नरसिम्हा राव के काल में। तो आप राजीव गांधी जी को क्यों कह रहे हो? क्योंकि राजीव गांधी जी के द्वारा ही 64वां व 65वां विधेयक लाया गया था। राजीव गांधी जी के सरकार में ही 64वां व 65वां विधेयक लाया गया था। और ये एज ए बातें कौन से संविधान में है? 73वां व 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें एज 64 की बात 73 में है और 65 की बात 74 में है। यानी सेम यही विधेयक है। इसलिए यानी राजीव गांधी जी के द्वारा पूरा प्रयास किया गया था, इसलिए राजीव गांधी जी को आधुनिक पंचायती राज का जनक माना जाता है। क्या? आधुनिक पंचायती राज का जनक किसको माना जाता है? राजीव गांधी जी को माना जाता है। यह थी पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां। बाकी और भी कई समितियां थी, वो इतनी ज्यादा एग्जाम से यानी एग्जाम में उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है, अशोक मेहता समिति है और GV.K. राव समिति है, नाथूराम मिर्दा समिति है, इसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, उनका आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। तो नेक्स्ट चर्चा करेंगे 73वां व 74वां संविधान संशोधन की, जिसमें यानी 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए थे और 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए थे। उसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।